Hello students, I am Professor Neeta Fulchand Gaikwad. Welcome back in our free education channel English Master. So students, thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Keep supporting. Do like, share, subscribe. और देखिएगा हमने ये जो क्लास 7 साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज स्टार्ट किया है इसमें आई हैव ऑलरेडी टॉट एंड अपलोडेड लेसन नंबर 1 to 7. प्लीज चेक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ऑल्सो ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा. So this is the part 2 for the lesson number 8 static electricity. So इससे पहले के पार्ट में we have learned कि what is an electric charge, कि electric charge का मतलब क्या है, वो कैसे बनता है. So in this session, in this second session, let's learn the next part, यानी कि उससे आगे हम continue कर रहे हैं. I have divided this lesson into 2 parts कि आपको समझ में आने के लिए आसान हो जाए. So just check over here. यहाँ पे क्या दिया है, What is the origin of an electric charge, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, निर्माण कैसे हुआ, वो हम पढ़ेंगे. सो इससे पहले आई वांट टू शो यू समथिंग. दिस इज द इमेज नंबर 8.2 इलेक्ट्रिक चार्ज. यहाँ पे देखिएगा, दिस कॉल्ड न्यूट्रल, दिस इज द नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वन इज कॉल्ड फ्रिक्शन. सो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया है व्हाट इज नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब इक्वल पोर्शन में होते हैं किसी भी वस्तु में, तो तब वहां पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन होता है वो पदार्थ. और जब नेगेटिव चार्ज जो होता है वो ज्यादा होता है या फिर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, तब वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी देखने के लिए मिलती है. एंड फ्रिक्शन का मतलब होता है कि घर्षण. जब दो पत्थर एक दूसरे के ऊपर घिसते हैं तो उसमें आपको स्पार्क्स दिखाई देते हैं. सो दैट्स कॉल्ड द फ्रिक्शन, यानी घर्षण. ये मैंने आपको बता दिया. सो लेट्स लर्न व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, कि इलेक्ट्रिक चार्ज की उत्पत्ति कैसे हुई. ऑल सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दिस पार्टिकल्स आर अल्टीमेटली मेड अप ऑफ वेरी टाइनी एटम्स. कि कोई भी जो परमाणु है उसकी जो उत्पत्ति है बच्चों, वो आपको जैसे कि पहले एक सेशन में हमने पढ़ा है कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं और कण अंतिमतः अति सूक्ष्म परमाणु से बने होते हैं. We shall be looking at the details of atomic structure later. परमाणु की संरचना के बारे में हम जानकारी जो है आगे के लेक्चर में देखेंगे. At this stage अभी हमने पढ़ना है, it is sufficient to know that each atom contains a stationary positive charge and moving negative charges. कि अभी इतना जानना हमारे लिए काफी है कि प्रत्येक परमाणु में जो पॉजिटिव चार्ज वाला भाग है और जो निगेटिव चार्ज वाला भाग है वो होता ही है. एंड these two charges being perfectly balanced, an atom is electrically neutral. जैसे कि मैंने बताया, जब ये बैलेंस होता है, ये समान होता है, तब क्या होती है, वो वस्तु उदासीन होती है, वो परमाणु उदासीन होता है. All objects are made up of atoms, which means that they are electrically neutral. यानी कि सभी वस्तुएं परमाणु से बनी होती है, इसलिए वे विद्युतीय दृष्टि से न्यूट्रल यानी उदासीन होती है. Then फिर भी how do objects become electrically charged? ऐसा होते हुए भी जो भी वस्तुएं हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज कैसे होती है. So let's see. For some reason, कुछ कारणवश the balance of electrically neutral atoms get disturbed. यानी कि विद्युत दृष्टि से संतुलित परमाणु का संतुलन, बैलेंस जो होता है, वो कुछ कारणों से बिगड़ता है, डिस्टर्ब हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि when certain objects are rubbed against each other, the negatively charged particles on one object go to the other object. अगर ये दो चीजें आप एक दूसरे के ऊपर घिसोगे, राइट, सो यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है कुछ इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कुछ इधर चला जाएगा. सो ये क्या होता है कि जिस वस्तु पर जो निगेटिव चार्ज है वो कण जाते हैं, वह वस्तु क्या हो जाती है, निगेटिवली. द ऑब्जेक्ट टू विच दे गो बिकम्स निगेटिवली चार्ज ड्यू टू एन एक्सेस ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. यानी निगेटिव चार्जेस यहाँ पे ज्यादा आ गए तो ये क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज हो गई. और सिमिलरली द ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच द निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स गो अवे बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स. यानी पॉजिटिव चार्ज जहाँ पर है वो पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, निगेटिव चार्ज जहाँ पे है वो निगेटिवली चार्ज रहेगा. इट मीन्स दैट ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स being rubbed, इसका मतलब होता है कि जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर घिसी जाती है, जब उनका फ्रिक्शन होता है, one becomes positively charged and the other negatively charged. तो उनमें से क्या होता है, एक नेगेटिवली चार्ज बन जाता है और एक पॉजिटिवली चार्ज. आई होप कि आपको ये समझ में आया है. सो इसको और ध्यान से समझने के लिए आपके टेक्स्ट बुक में आपको बोला है कि एक प्रयोग करना है. लेट्स डू वन
experiment, but this experiment you need to do guys. The materials are here, सामग्री क्या है, पेपर, पॉलिथीन, नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। यानी कि क्या लेना है, एक तो कागज लेना है, पॉलिथीन लेनी है, नायलॉन का कपड़ा लेना है, सूती कपड़ा लेना है और रेशम का कपड़ा लेना है। प्रोसीजर क्या करना है, फर्स्ट टेक द ऑब्जेक्ट्स मेंशन इन द चार्ट नियर सम स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, देन रब ईच ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स इन टर्न अगेंस्ट वन ऑफ द गिवन मटेरियल्स एंड टेक इट नियर द पीसेस ऑफ पेपर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन द चार्ट। बच्चों देखिए यहाँ पर ये चार्ट दिया गया है, तो इन्होंने कहा है कि ये चार्ट में दी गई जो वस्तुएं हैं, यानी कि बलून यानी गुब्बारा, बॉल पेन रिफिल यानी कि पेन में जो रिफिल रहता है, इरेजर यानी रबड़, वुडन रूलर यानी लकड़ी की पट्टी, स्टील स्पून यानी स्टील का चम्मच, कॉपर स्ट्रिप यानी तांबे की पट्टी। तो ये सारी चीजें आपको लेनी है और कागज के टुकड़ों के पास इनको आपको लेके जाना है और देखना है कि बाद में ये जो सामग्री है इनको क्या करना है कि आपको एक दूसरे के ऊपर रगड़ना है, उसके बाद वापस से आपको क्या करना है, कागज के टुकड़े इसके पास लेके जाने हैं और आपको देखना है कि क्या मटेरियल यूज्ड फॉर रबिंग, यानी कि देखिएगा पहले क्या किया, यहाँ पर नायलॉन क्लॉथ, कॉटन क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ, पेपर एंड पॉलिथीन, ये सारी चीजें ले ली आपने। तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लेंगे वो ऑब्जेक्ट का नाम इधर लिखिएगा। उसके बाद बलून जो है, बलून के ऊपर यहाँ पर देखिए घिसने के बाद वेदर पेपर पीसेस गेट अट्रैक्टेड, पेपर पीसेस अगर ये चीजें के पास अट्रैक्ट हो जाते हो तो यस लिखना है, और डज द ऑब्जेक्ट गेट चार्ज्ड, अगर उस पे चार्ज आपको दिखाई देता है तो यस लिखना है। सो इस प्रकार आपको ये प्रयोग करना है। रिपीट दिस प्रोसीजर विथ ईच ऑफ द गिवन मटेरियल। बच्चों देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि जो मैम या लेक्चर में आप बोलते हो कि ये करना है एक्सपेरिमेंट, वो करना है, या फिर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। सो माय वर्क इज, आई एम अ टीचर, सो दिस इज माय ड्यूटी टू एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इजीली। मैं आपको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन यू नीड टू ऑल्सो ट्राई फ्रॉम योर साइड। अगर आप अपनी तरफ से जब प्रयास करोगे, प्रयत्न करोगे, तभी आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, बिकॉज नाउ यू आर इन 7th स्टैंडर्ड, राइट। सो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको बताती नहीं हूँ, यू नीड टू फाइंड आउट दैट आंसर्स, क्योंकि मेरा काम है आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना, लेकिन एज अ स्टूडेंट इट्स योर ड्यूटी टू फाइंड आउट द आंसर्स। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, हमेशा ध्यान में रखना, ईच एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि प्रत्येक परमाणु विद्युतीय दृष्टि से संतुलित होता है, एंड इट हैज इक्वल अमाउंट्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, इसमें धन और ऋण आवेश समान अनुपात में होते हैं। इफ फॉर सम रीजन, अगर कुछ कारणवश द नेगेटिव चार्ज डिक्रीजेस, नेगेटिव चार्ज अगर कम होता है, द एटम बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज, यानी कि वो जो एटम यानी कि जो वस्तु है, वो परमाणु है, वो धन आवेशित हो जाता है। यूज योर ब्रेन पावर, यानी कि अपने दिमाग की बत्ती जलाओ। डू ऑल ऑब्जेक्ट्स गेट चार्ज बाय रबिंग, क्या ये सारे ऑब्जेक्ट्स घर्षण की वजह से चार्ज हो जाएंगे या फिर नहीं हो जाएंगे। यू नीड टू ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट। ओके, सो बच्चों नेक्स्ट वन इज, जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में है, डू यू नो, आपको पता है, दिस इज द साइंटिस्ट हुज नेम इज थेल्स, एंड दिस इज द सेकंड वन साइंटिस्ट, इनका नाम है थॉमस ब्राउनी। सो देखिएगा, अबाउट 2500 years ago a Greek scientist named Thales found that feathers are attracted towards a rod of yellow colored amber which had been rubbed against a woolen cloth। देखिएगा, ये थेल्स नामक जो ग्रीक वैज्ञानिक है, इन्होंने 2500 साल पहले ये शोध लगाया था कि पीले रंग के अंबर नामक पदार्थ की छड़ी की ओर क्या आकर्षित होता है, फीदर यानी पंछी का पंख आकर्षित हो रहा है। Amber is called electron in the Greek language। देखिएगा, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। Therefore, this property of amber to attract things was named electricity। और इसलिए अंबर के इस आकर्षण के गुणधर्मों को थॉमस ब्राउनी ने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रिसिटी। दिस नेम was given by थॉमस ब्राउनी in 1646 AD, यानी कि 1646 ये साल में थॉमस ब्राउनी ने इसको इलेक्ट्रिसिटी ये नाम दिया। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फ्रिक्शन यानी घर्षण, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी यानी घर्षण विद्युत, ठीक है। द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। घर्षण के कारण तैयार होने वाला जो विद्युत आवेश है, तो उसको घर्षण विद्युत कहते हैं। This charge is produced only at the place of friction। और ये आवेश वस्तु पर घर्षण किए गए स्थान पर ही होते हैं। Hence, इसी कारणवश it is called static electricity। इसको क्या कहा जाता है, स्थिर विद्युत। हमारे लेसन का नाम ही है static electricity। It remains on the object for a short duration। और ये किसी ऑब्जेक्ट पर थोड़े
शॉर्ट ड्यूरेशन यानी कम समय के लिए रहता है। द चार्जेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी आर एब्जॉर्ब इन मॉइस्ट एयर, और ये जो है स्थिर विद्युत का जो एक आवेश है वो नम एवं गीली हवा द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी कि अवशोषित किया जाता है। दैट इज वाई दिस एक्सपेरिमेंट शुड बी परफॉर्म इन ड्राई वेदर, पर्टिकुलरली इन विंटर। इसलिए शुष्क हवा रहने पर इस प्रयोग को करना चाहिए, विशेष रूप से शीत ऋतु में यानी कि विंटर सीजन में। सो नाउ लेट्स सी, इट हैज गिवन द सेकंड एक्सपेरिमेंट आल्सो, दैट इज ट्राई दिस। ये आपको करना है, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ लाइक दिस, यू नीड टू डू एट योर होम। ओके, सो क्या इसके लिए अपार्टस यानी कि सामग्री क्या बोली है, अ फ्यू स्ट्रॉज, यानी कि जो आप पानी पीने के लिए स्ट्रॉ, जूस पीने के लिए स्ट्रॉ यूज करते हो वो अपने स्ट्रॉ लेने हैं। वुलन क्लॉथ, सॉक्स और ग्लोव्स। वुलन क्लॉथ यानी कि जो ठंड के मौसम में आप पैर में जो सॉक्स पहनते हो या फिर हाथ में जो ग्लोव्स पहनते हो वो लेने हैं। एंड ग्लास बॉटल, ये ग्लास की बॉटल है, ठीक है। अभी कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। प्लेस स्ट्रॉ ऑन अ बॉटल, ये बॉटल ली हमने, एक स्ट्रॉ ऐसे प्लेस कर दिया। टेक अनदर स्ट्रॉ नियर इट, दूसरा स्ट्रॉ भी इसके पास हम नजदीक ले आए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, अभी इसमें कुछ होता है क्या ये आपको देखना है। इफ एनीथिंग हैपन ओवर देयर, लीव द स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज, अभी ये स्ट्रॉ ऐसे ही छोड़ना है। रब द स्ट्रॉ, rub the other straw against a woolen cloth and take it near the straw on the bottle। अभी ये स्ट्रॉ जो हाथ में है उसको क्या करना है, सॉक्स या फिर जो ग्लोव्स रहते हैं उसके ऊपर घिसो और उसके बाद ये स्ट्रॉ के पास लेके जाओ। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, और उसके बाद आपने देखना है कि क्या होता है। नाउ टेक 2 straws and rub them against woolen cloth at the same time। अभी ये जो 2 straws है इसके ऊपर जो दिख रहे हैं क्रॉस में रखे हुए हैं, इनको भी आपको सॉक्स या फिर ग्लोव्स के ऊपर घिसना है। Keep one of the straw on the bottle and take the other near it। उसके बॉटल के ऊपर हमने उसमें से एक रखा और वापस से क्या किया, हाथ में जो है स्ट्रॉ उसके पास लेके गए। और यहीं पे भी आपको यही चेक करना है कि क्या होता है। कीप द रब स्ट्रॉ ऑन द बॉटल एज इट इज, दूसरा भी हमने इधर रख दिया। टेक द वुलन क्लॉथ ऑन विच इट वाज रब्ड क्लोज टू इट, अभी जो सॉक्स या फिर क्लोज है तो वो क्या करना है, वो सारे स्ट्रॉ इधर रखने हैं और वो जो कपड़ा है वो स्ट्रॉज के बाजू में लेके जाना है आपको और देखना है कि क्या होता है। सो बच्चों देखिएगा यहाँ पे ऑलरेडी और एक आपको होमवर्क के लिए दिया है, दैट इज रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस इन ईच ऑफ द अबव प्रोसीजर इन द चार्ट। जैसे कि मैंने बोला कि प्रोसीजर क्या करनी है, रिपल्शन, अट्रैक्शन एंड इन्फ्लुएंस। देखिए जैसे कि पहले सेशन में मैंने बताया है, रिपल्शन मतलब होता है प्रतिकर्षण, अट्रैक्शन का मतलब होता है आकर्षण। अगर ये चीज हुई है तो आपको यहाँ पे लिखनी है। इन्फ्लुएंस यानी निष्कर्ष निकालना है, लेकिन कब, देखिए लेट मी एक्सप्लेन यू। और चार्ज स्ट्रॉ इज टेकन नियर द अनचार्ज स्ट्रॉ, हमने पहले क्या किया कि चार्ज वाला जो स्ट्रॉ है वो अनचार्ज स्ट्रॉ के पास हम लेके गए, तब रिपल्शन होता है, अट्रैक्शन होता है, वो यहाँ पे लिखे और उसका निष्कर्ष यहाँ पे लिखिए। उसके बाद 2 straws कैरिंग सिमिलर चार्जेस आर ब्रॉट नियर ईच अदर, उसके बाद क्या होता है वो भी लिखिए। एंड देन थर्ड हमने क्या किया, और चार्ज स्ट्रॉ एंड द अपोजिटली चार्ज क्लॉथ वाज यूज्ड फॉर रबिंग आर ब्रॉट नियर ईच अदर, तब क्या होता है। तीनों आपको प्रयोग करने हैं और उनका यहाँ पर जो कुछ भी अनुमान है वो लिखना है और अपने सब्जेक्ट टीचर से आपको वो चेक करवा के लेना है। सो बच्चों देखिएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज यू नीड टू अंडरस्टैंड, और ये एग्जाम की दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, दैट इज इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी आ सकता है या फिर वन लाइनर क्वेश्चन में। इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट्स अट्रैक्ट अनचार्ज ऑब्जेक्ट, यानी विद्युत आवेशित वस्तु जिसमें चार्ज नहीं रहता उसको क्या करती है, आकर्षित करती है। देयर इज रिपल्जन बिटवीन लाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, सजातीय विद्युत आवेशों में आपको रिपल्जन दिखाई देता है यानी प्रतिकर्षण। एंड देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक इलेक्ट्रिक चार्जेस, और जो विजातीय विद्युत आवेश है उनमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, अट्रैक्शन देखने के लिए मिलता है। रिपल्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफाइंग एन इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट, यानी कि रिपल्जन, दिस प्रोसेस ये वस्तुओं को पहचानने की कसौटी है। कौन सी वस्तु है, जिनके ऊपर इलेक्ट्रिकली चार्ज है, ठीक है। सो these are the most important things you need to get understand. So observe and discuss, थोड़ा निरीक्षण करो और चर्चा करो। टेक थर्मोकोल बॉल्स और मस्टर्ड सीड्स इन अ बॉटल एंड शेक द बॉटल वगैरसली, यानी कि आपको क्या करना है, थर्मोकोल बॉल या सरसों के दाने प्लास्टिक के एक बोतल में लेकर जोर जोर से हिलाने हैं। द सीड्स ट्राई टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, यहाँ पे क्या होता है, सरसों के दाने एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे, बट स्टिक टू द बॉटल, लेकिन वो बोतल पर चिपक जाते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, अभी ऐसा क्यों होता है, लेट्स चेक इट। देखिए यहाँ पे दिस इज द इमेज नंबर 8.4 जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ पे कैसे होता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे है टैप, फ्लोइंग वाटर, कॉम्ब, पीस ऑफ पेपर,
ठीक है। नंबर 1, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय कॉन्टैक्ट, यानी कि स्पर्श द्वारा वस्तु को चार्ज करना। अभी यहाँ पे क्या बोला है, रब अ प्लास्टिक कॉम्ब अगेंस्ट पेपर, प्लास्टिक का कॉम्ब लेना है, पेपर कागज के टुकड़े हैं यहाँ पे, ठीक है। टच दिस कॉम्ब विद अनदर अनचार्ज कॉम्ब, टेक द अदर कॉम्ब नियर सम पीसेस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस, यानी कि ये जो कंघी है, ठीक है, इस कंघी द्वारा आपको क्या करना है, दूसरी कंघी को स्पर्श करना है और उस कंघी को कागज के टुकड़े के पास, यानी कि दोनों कंघियां हमने क्या की एक दूसरे पर घिसी और उसके बाद कागज के टुकड़े के पास एक कंघी हम लेके गए, तो क्या होगा, जैसे कि हम सबको पता है कागज के टुकड़े वो कंघी को चिपक जाएंगे, राइट। लेकिन ऐसा क्यों होता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। नंबर 2 यहाँ पे क्या बोला है, टू चार्ज एन ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन, प्रेरण द्वारा वस्तु को चार्ज करना। रब अ कॉम्ब और अ बलून ऑन योर हेयर, अभी ये कॉम्ब है या फिर कोई गुब्बारा लो, अपने बालों पर आप उसको घिसो। एज शोन इन द पिक्चर, टेक द कॉम्ब नियर अ थिन ट्रिकल ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप, पानी नल से जो पानी निकल रहा है उसके पास आपने क्या करना है, कॉम्ब को लेके जाना है और देखना है कि क्या होता है, सी व्हाट हैपेंस। नाउ ड्रॉ द कॉम्ब अवे फ्रॉम द ट्रिकल एंड ऑब्जर्व व्हाट, और कंघी को क्या करो, थोड़ा सा पानी से आप दूर लेके जाओ और देखो क्या होता है। सो देखो बच्चों, एट फर्स्ट द फ्लो ऑफ वाटर इज नॉट चार्ज, पहले तो जो पानी है, ठीक है, वो पानी की धार के पास आप लेके जाते हो तो वो चार्ज नहीं होता है। When a negatively charged comb comes near the flowing water, the negative particles in it nearest the comb are pushed away. जब क्या होता है कि निगेटिवली चार्ज जो है, शुरुआत में पानी की धार जो है उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं आएगा, लेकिन जब निगेटिव चार्ज जो होता है कंघी के समीप आने से पानी की धारा से कंघी के सामने वाले भाग के जो निगेटिव चार्ज कण है वो क्या होते हैं, दूर चले जाते हैं। दैट पार्ट बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू अ डेफिशिएंसी ऑफ निगेटिव चार्जेस। अभी देखिएगा, निगेटिव चार्जेस कम होने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेस बढ़ जाते हैं। The comb has negative and the water has positive charge, देखिए दोनों में क्या है, अभी कॉम्ब में है निगेटिव चार्जेस और पानी में पॉजिटिव चार्जेस है। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन दिस अपोजिट चार्जेस, द फ्लोइंग वाटर इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कॉम्ब। देखिए जैसे पहले ही हमने पढ़ा है धन और ऋण, पॉजिटिव और निगेटिव जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं कि उनकी संख्या समान होने के कारण पानी की धार क्या होती है, वो खींची चली जाती है कॉम्ब के पास। The flowing water is attracted towards the comb. When the comb is taken away, जब कंघी आप बाजू लेते हो, the negative particles in the flowing water come back to their original position. पानी की धार अपनी जगह पर चली जाती है and positive and negative charges become equal in number. और तब वो धार बाजू पे नहीं जाती, क्यों, क्योंकि आपने कॉम्ब बाजू में ले लिया। As a result, the water becomes uncharged again and stops getting attracted to the comb as it is away from it. यानी कि देखिए दो जो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, उनमें अगर सिमिलरली चार्जेस है, इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज अगर सिमिलर है तो वो न्यूट्रल रहता है, वो चीजें एक दूसरे के पास नहीं आएगी। लेकिन अगर एक चीज में नेगेटिव चार्ज है दूसरी में पॉजिटिव है, पानी के नल के पानी में पॉजिटिव चार्जेस थे और कॉम्ब में नेगेटिव चार्जेस थे, इसलिए पानी की धार कॉम्ब के पास खींची चली आ रही थी। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। यूज योर ब्रेन पावर, वापस से दिमाग की बत्ती जलाओ। व्हाई डज अ चार्ज बलून स्टिक टू अ वॉल, कि दीवार पर गुब्बारा क्यों चिपक जाता है। यहाँ पे देखिए, दिस इज द इमेज नंबर 8.5, अ बलून स्टिकिंग टू अ वॉल। देखिए यहाँ पर ये बलून जो है दीवार पर चिपक गया। ऑलवेज रिमेंबर बच्चों, ध्यान में रखिएगा, द नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर इक्वल ऑन एन अनचार्ज और न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। देखिएगा, आवेश रहित अथवा उदासीन वस्तु पर ऋण और धन जो चार्जेस की संख्या है वो इक्वल रहती है, समान रहती है। और नंबर 2 जो है, द इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेटेड बाय इंडक्शन स्टेज ओनली एज लॉन्ग एज द चार्ज ऑब्जेक्ट इज नियर टू इट। यानी कि जब चार्जेस तैयार होते हैं, प्रेरण द्वारा निर्मित हुआ जो विद्युत आवेश है वो केवल विद्युत आवेशित वस्तु के निकट रहने तक ही टिका रहता है। यानी कि कॉम्ब अपने बाजू में कर लिया, पानी की जो धारा है वो एज इट इज अपनी जगह पे चली गई, ये यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। देखिएगा, one more time, here it is one more experiment I'll explain you. This is the image number 8.6, effects of electric charge। कि अभी इलेक्ट्रिक चार्ज के इफेक्ट भी देखेंगे। हमने पहले देखा कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, उसके परिणाम हमने देखे, अभी इफेक्ट्स देखेंगे। Number 1, keep a spent tube light in a dark place, rub it vigorously with a thin polythene bag. What happened and why? आपको क्या करना है, एक खराब ट्यूबलाइट की नली को अंधेरे में रखो, पतली पॉलीथीन की थैली से उसको रगड़ो और उसके बाद देखो कि उस पे क्या होता है।
नंबर 2 क्या करना है, व्हेन एन अनचार्ज्ड एल्यूमिनियम बॉल इज ब्रॉट नियर अ नेगेटिवली चार्ज बलून द फॉलोइंग थिंग्स हैपन। यानी कि जो ऋणावेशित गुब्बारे के निकट अगर आवेश रहित एल्यूमिनियम की गोली लाने पर कौन सी क्रिया होती है। देखिए नंबर 1 क्या दिया है यहाँ पे, एज शोन इन फिगर ए। नंबर ए में क्या दिखाया है, एन अपोजिट चार्ज जनरेटेड इन द अदर ऑब्जेक्ट बाय इंडक्शन एंड बोथ द ऑब्जेक्ट्स गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर। कि देखिएगा ये दोनों जो वस्तुएं हैं, ठीक है, बलून जो है और दिस सेकेंड वन इज कॉल्ड व्हाट यू कैन से, इसको हम कहेंगे गुब्बारा, और दूसरी वस्तु यहाँ पर क्या दी है आपको, ट्यूबलाइट। ठीक है, ये ट्यूबलाइट है, ये आपका गुब्बारा है, और यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो एल्यूमिनियम की बॉल है, ठीक है, दिस इज द एल्यूमिनियम बॉल। तो देखेंगे अभी क्या होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि प्रेरण द्वारा दूसरी वस्तु में विपरीत आवेश निर्मित होता है और दोनों वस्तुएं एक दूसरे की ओर आकर्षित, ये बलून जो है, ये जो एल्यूमिनियम बॉल है इसकी ओर खींचा चला जाएगा। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे चार्जेस तैयार हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बोथ साइड, एज शोन इन फिगर बी। अभी दूसरे चित्र में देखिए, ऑन टचिंग बोथ द ऑब्जेक्ट्स बिकम सिमिलरली चार्ज्ड, और ये दोनों वस्तुएं एक दूसरे को स्पर्श होते ही दोनों में समान चार्जेस आ जाते हैं, ये नजदीक नहीं है। ठीक है, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन इट, बिकॉज यहाँ पे देखिए सपोज यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा, लेकिन ये जब दोनों आपस में चिपक जाते हैं तो क्या होता है, एज सीन इन फिगर सी द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये क्या करते हैं, एक दूसरे को ढकेल देते हैं। जब ये इनका कांटेक्ट हो जाता है उसके बाद ये चीजें अपने आप एक दूसरे से दूर चली जाती है। ओके, सो बच्चों अभी यहाँ पे देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, यहाँ पे क्या बताया है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। लेट्स सी व्हाट इट इज, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो बच्चों देखिएगा, ये जो है इसको हम कहेंगे गोल्ड लीफ यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। तो दिस इज अ सिंपल डिवाइस टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट। ये एक सिंपल डिवाइस है, तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि यहाँ पे गोल्ड लीफ में इलेक्ट्रिक चार्ज है या नहीं। It consists of a copper rod which has a metal disc at the upper end and two thin gold leaves at the other end. यहाँ पे देखिएगा विद्युतदर्शी में तांबे की छड़ के ऊपर के सिरे पर धातु की एक चकती होती है। ठीक है, और दूसरा क्या है, द रॉड इज प्लेस्ड इन अ बॉटल सो दैट द डिस्क इज अबव द बॉटल। दूसरे सिरे पर सोने के दो पतले पत्र अथवा पन्नियां होती है और छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखा जाता है। When an uncharged object is taken near the disc, the leaves remain closed. छड़ को कांच की एक बोतल में इस प्रकार रखते हैं जिससे धातु की चकती बोतल के बाहर रहे। अभी देखिएगा, आवेश रहित किसी वस्तु से विद्युतदर्शी की चकती को स्पर्श करने पर नीचे की पन्नियां सिकुड़ी ही रहती है। When a charged object is taken near the disk, both the leaves are charged by the same electric charge and repel each other, move away from each other or open up. When we touch the disk with our hand, the leaves collapse because the charge in the leaves goes into the earth through our body and the leaves get discharged. यानी कि बच्चों देखिएगा, ये जो सोने की दो पत्तियां है, ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि हाथ से अगर हमने उसको स्पर्श कर लिया, ये चकती को जो ऊपर है, तो वो जो पन्नियां है, ठीक है, वो हमारे शरीर से जमीन की ओर जाता है और पन्नियां आवेश रहित हो, यानी कि इसमें जो भी इलेक्ट्रिक चार्ज है वो निकल जाता है जब हम ह्यूमन बॉडी टच करते हैं। सो लाइक दिस, देखिए आगे ये बोला है, यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा सोचो। कैन वी यूज लीव्स ऑफ सम अदर मेटल इंस्टेड ऑफ गोल्ड इन द इलेक्ट्रोस्कोप, विच प्रॉपर्टीज मस्ट दैट मेटल हैव। यानी कि विद्युतदर्शी में सोने के स्थान पर किसी दूसरे धातु की पन्नियों का उपयोग किया जा सकता है और उस धातु में कौन कौन से गुणधर्म होने चाहिए, ये हम देखेंगे। सो यहाँ पे दिस इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, लेट्स टेक द इंफॉर्मेशन अबाउट हिम। इन द ईयर 1752 बेंजामिन फ्रैंकलिन कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट ऑफ फ्लाइंग काइट विथ हिज सन विलियम। सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना जो उनका जो लड़का था विलियम, उसके साथ पतंग उड़ाने का एक प्रयोग किया। द काइट वॉज मेड यूजिंग सिल्क क्लॉथ, देवदार वुड एंड अ मेटल वायर। देखिए यहाँ पर रेशम का कपड़ा, देवदार वृक्ष की लकड़ी और धातु के तार का उपयोग उन्होंने पतंग बनाने के लिए किया था। द मेटल वायर वॉज जॉइंड इन सच ए वे दैट its one end was at the top of the kite and the other end was joined to the string of the kite. यानी धातु का इस प्रकार जोड़ा, धातु का तार उन्होंने इस प्रकार जोड़ा कि उसका एक सिरा पतंग के ऊपर के भाग की ओर तो दूसरा पतंग की डोर से जुड़ा हुआ था। There was lightning in the sky on the day they flew the
kite. जिस दिन पतंग उड़ाई उस दिन आकाश में बिजली चमक रही थी. When the metal wire touched the clouds, the electric charge got transferred from the cloud to the kite. देखिए पतंग के तार द्वारा बादलों को स्पर्श करते ही जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पतंग पर आ गया. Then the loose string of the kite became taut and the electric charge reached the earth through the string. इससे पतंग की ढीली डोरी तन गई और जो इलेक्ट्रिक चार्ज था वो डोरी से जमीन की ओर पहुंचा और जमीन पर डोरी का स्पर्श होती ही चिंगारी गिरी. A spark was seen where the string touched the earth. Thus he showed that lightning is a form of electric charge. यहाँ पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने हमें बताया है कि आकाश में चमकने वाली बिजली ये विद्युत आवेश का ही एक रूप है. दिस इज द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रिक चार्ज. ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे दिस इज द इमेज नंबर 8.7 लाइटनिंग. लाइटनिंग का मतलब क्या है? आपने अभी बारिश का मौसम है तो आकाश में बिजली कड़कते हुए तो आपने देखी होगी. सो एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिक चार्ज, वायुमंडलीय विद्युत आवेश क्या होता है वो हम देखेंगे. वी हैव एक्सपीरियंस क्लाउड्स, थंडर एंड लाइटनिंग. क्या आप सबको पता है कि आकाश में बादल, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली का चमकना, ये सब बातें हमें पता है. समटाइम्स वी हियर or read that lightning struck a tree or a building and some people or animal were killed. और कभी कभी वृक्ष या इमारत पर बिजली गिरने से लोग या फिर जानवर की मृत्यु हो जाती है. इनके बारे में हमने पढ़ा है. लेकिन ये होता कैसे? हाउ डज दिस हैपन? हाउ कैन वी प्रिवेंट सच इंजरी और डेथ? और इससे कैसे बचा जा सकता है ये अभी हम पढ़ेंगे. व्हाट इज इट that actually happens when there is lightning in the sky and when lightning strike the earth? ये कैसे होता है और ये घटित न हो इसलिए हमें क्या उपाय करने हैं? आकाश में बिजली कैसे चमकती है, जमीन पर बिजली कैसे गिरती है, ये हम अभी देखेंगे. देखिए लाइटनिंग यानी कि बिजली का चमकना. Where air and clouds rub against each other in the sky, the upper part of some clouds on the upper side becomes positively charged and the lower sides become negatively charged. तो बच्चों देखिएगा, here you can see बिजली चमकना और गिरना. आकाश में जब हवा और बादल का घर्षण होता है, हवा और बादल इनका क्या हुआ? घर्षण यानी फ्रिक्शन होता है. तब ऊपर वाले कुछ बादल पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं और नीचे वाले कुछ निगेटिवली चार्ज हो जाते हैं. तो इससे क्या होता है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज आ गया, राइट. और बिजली चमकना और गिरना इसके पीछे का एक वैज्ञानिक जटिल है. द साइंस बिहाइंड लाइटनिंग एंड लाइटनिंग स्ट्राइक इज कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही जटिल है. लेट अस देयरफॉर कंसीडर अ क्लाउड इन द स्काई विद अ नेगेटिवली चार्ज बेस अबव प्लेन ग्राउंड. तो हम इसलिए कहेंगे कि समतल जमीन के ऊपर आकाश के एक निगेटिव चार्ज बादल का हम विचार करेंगे. एंड व्हेन दिस नेगेटिव चार्ज ऑन द बॉटम ऑफ द क्लाउड बिकम्स मच लार्जर देन द चार्ज ऑन द ग्राउंड, इट स्टार्ट्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड इन द स्टेज. जब बादल के तल का जो निगेटिव चार्ज है जमीन के आवेश की तुलना में बहुत अधिक होता है, तब क्रम से ऋण आवेश जमीन की ओर प्रवाहित होने लगता है. दिस हैपन्स वेरी फास्ट, और यह घटना बहुत ही फास्ट होती है. एंड इन मच लेस देन अ सेकेंड, कुछ सेकंड में ही. एंड हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी आर प्रोड्यूस अलोंग विद द इलेक्ट्रिक करंट, कि कुछ ही समय में उष्मा, प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा की निर्मित होती है. सो लाइक दिस बिजली कड़कती है. तो इसके पीछे का रीजन यहाँ पे क्या बताया है? दैट इज कि हवा और बादल का जब फ्रिक्शन होता है तब बादलों का ऊपरी भाग पॉजिटिवली चार्ज होता है, नीचे का भाग निगेटिवली चार्ज, और इनकी वजह से बिजली कड़कती है, लाइटनिंग होती है. और लाइटनिंग स्ट्राइक यानी अभी बिजली का गिरना यानी क्या? यहाँ पे हमने बिजली का चमकना देखा, ठीक है, लेकिन ये बिजली चमक गई, लेकिन ये जब गिरती है तब क्या होता है? यू प्रोबेबली नो दैट व्हेन देयर आर इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड्स इन द स्काई, इलेक्ट्रिसिटी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ टॉल बिल्डिंग और ट्री. आपको पता है कि जब बादल आकाश में विद्युत आवेशित बादल होने पर वे ऊंची इमारतों, वृक्षों की ओर आकर्षित होते हैं. इसलिए कहा जाता है कि बारिश में किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रुकना है. When lightning strikes, an opposite electric charge is generated on the roof of a building or on the top of a tree by induction. यानी कि बिजली गिरती है तब इमारत की छत या वृक्ष के सिरे पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो विद्युत आवेश का निर्माण होता है. Due to the attraction between the opposite charges on the cloud and the building, the charge on the cloud flows towards the building. This is called a lightning strike. बादल और इमारत के बीच बच्चों जो विपरीत यानी कि पॉजिटिव चार्जेस और निगेटिव चार्जेस जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इसके कारण बादल का आवेश इमारत की ओर क्या होता है? प्रवाहित होता है, और इसी को हम लाइटनिंग स्ट्राइक कहते हैं, यानी कि बिजली का गिरना कहते हैं. यूज योर ब्रेन पावर. बच्चों थोड़ा दिमाग की बत्ती जलाओ. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज इज कॉज्ड बाय लाइटनिंग स्ट्राइक? बिजली गिरने से कौन कौन से नुकसान होते हैं आपको ढूंढने हैं. एंड नंबर 2, व्हाट मेजर्स विल यू टेक टू प्रिवेंट द डैमेज कॉज्ड बाय लाइटनिंग? बिजली गिरने पर होने वाली हानि टालने के लिए क्या उपाय करेंगे? सो डू यू नो, आपको पता है बच्चों
Number 1, due to the tremendous heat and light generated by lightning, a chemical reaction occurs between nitrogen and oxygen in the air and nitrogen oxide gas is formed. बिजली के कारण निर्मित होने वाली अत्यधिक जो लाइट होती है, ऊष्मा और प्रकाश होता है, उसके कारण हवा की नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में क्या होती है, रासायनिक क्रिया होने से नाइट्रोजन ऑक्साइड की गैस बनती है. इट मिक्सेस विद द रेन वाटर, ये बारिश के पानी के साथ मिक्स होती है. कम्स डाउन टू द अर्थ, ये नीचे जमीन पे आती है. एंड सप्लाइज नाइट्रोजन टू द सॉइल, दस इंप्रूविंग इट्स फर्टिलिटी, और ये जमीन की उर्वरकता बढ़ाने वाला नत्र की पूर्ति करती है, यानी कि इससे जमीन की जो कस है वो बढ़ जाती है. नंबर 2, ड्यू टू द एनर्जी ऑफ द लाइटनिंग, कि बिजली की ऊर्जा द्वारा द ऑक्सीजन इन द एयर इज कन्वर्टेड इनटू ओजोन, कि ऑक्सीजन का ओजोन में रूपांतर हो जाता है. दिस ओजोन गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज कमिंग फ्रॉम द सन, और ओजोन गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करते हैं. लाइटनिंग कंडक्टर, बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि बिजली गिरती है तो क्या होता है, लेकिन उससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है. दिस इज द इमेज नंबर 8.8, लाइटनिंग कंडक्टर. अगर आप किसी बिल्डिंग में रहते हो तो आपको ये जरूर देखने के लिए मिलेगा. सो व्हाट इज दिस, यहाँ पे देखिएगा, ये है कॉपर की पट्टी स्ट्रिप, ये है टिप एंड एंड, ये ऊपर का सिरा है. उसके बाद कास्ट आयरन प्लेट, ढलवा लोहे की मोटी चादर है जो यहाँ पे रखी है. कोल एंड सॉल्ट, और कोयला और नमक भी होता है यहाँ पे, ये कोयला है और ये नमक है, ठीक है. लेकिन ऐसा क्यों करते हैं, लेट मी एक्सप्लेन. द लाइटनिंग कंडक्टर इज अ डिवाइस यूज फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम अ लाइटनिंग स्ट्राइक. बादल से गिरने वाली बिजली के आघात से बचने के लिए जो उपकरण है, जो इंस्ट्रूमेंट है, तो यही है और इसी का उपयोग किया जाता है बिजली से बचने के लिए, यानी कि लाइटनिंग जो थंडर है उससे बचने के लिए. इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग कॉपर स्ट्रिप विद वन एंड फोक्ड. अभी देखिएगा, इसमें एक कॉपर की स्ट्रिप है, कॉपर की स्ट्रिप यानी तांबे की पट्टी है. दिस एंड इज एट द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग, एकदम जो आपका बिल्डिंग का हाईएस्ट पार्ट है वहां पे एक सिरा होता है इसका. एंड द अदर एंड ऑफ द स्ट्रिप इज कनेक्टेड टू अ प्लेट ऑफ कास्ट आयरन, दूसरा सिरा जमीन के अंदर होता है. अ पिट इज डग इन द ग्राउंड, कोल एंड साल्ट आर फिल्ड इनटू द पिट एंड द आयरन प्लेट इज प्लेस्ड अपराइट इन द पिट. देखिएगा, पट्टी के दूसरे सिरे को जमीन के अंदर ढलवा लोहे की मोटी चादर से जोड़ा जाता है. उसके लिए जमीन में गड्ढा खोदकर इसमें कोयला और नमक डालकर यह मोटी चादर खड़ी की जाती है. उसके बाद उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर पोरिंग वाटर इनटू इट, उसमें पानी भी डाला जाता है. दिस हेल्प्स टू स्प्रेड द इलेक्ट्रिक चार्ज क्विकली इनटू द ग्राउंड एंड प्रिवेंट डैमेज. इस कारण क्या होता है, बिजली जब गिरती है तो ये जो ऊपर वाला सिरा है यहाँ पे बिजली गिरेगी और इससे बिजली फटाक से किधर जाएगी, नीचे जमीन में जाएगी, और इससे क्या होगा कि जो भी हानि होती है या फिर जो भी डैमेजेस होते हैं उससे बचा जा सकता है. Whenever an electrically charged cloud passes over the building, the electric charges flowing toward the building are conducted into the ground through the copper strip and damage to the building is prevented. Prevented यानी बचना. विद्युत आवेशित बादल इमारत के ऊपर से गुजरते ही ये इमारत की ओर प्रवाहित होने वाला विद्युत आवेश तांबे की पट्टी के माध्यम से जमीन में पहुंचता है और इस तरह जमीन को इमारत को होने वाला नुकसान टाला जा सकता है. When such a lightning conductor a thing is fixed on a tall building, the surrounding area is also protected from lightning. देखिए बच्चों, जब किसी इमारत के ऊपर, बहुत बड़ी इमारत है, उसके अगर आसपास ये उपकरण लगाया जाता है, ठीक है, तो इससे क्या होता है, आसपास के जो लोग हैं उनका भी बचाव होता है. यू विल गेट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम लाइटनिंग इन द लेसन ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट. इससे आगे जो पार्ट है वो जो है डिजास्टर मैनेजमेंट यानी आपत्ति व्यवस्थापन में हम पढ़ेंगे कि और ज्यादा कौन कौन से तरीके हैं जिससे बचा जा सकता है. तो देखिए, here is one question for you. Why is the upper end of the lightning conductor pointed? कि तड़ित रक्षक के ऊपर का भाग नुकीला क्यों होता है. एंड नंबर 2, why are coal and salt added to the pit in the ground? कि जमीन के गड्ढे में कोयला और नमक क्यों डाला जाता है. सो यू नीड टू फाइंड आउट द आंसर्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इससे आगे क्या होगा. सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ रहा है. सो माई ड्यूटी इज टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग इन अ सिंपल वे, कि आपको समझ में आ जाए. बहुत से बच्चों का क्या होता है, इंग्लिश में समझ में नहीं आता. दे नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, जो अपनी मदर टंग है उसमें उनको समझ में आने के लिए परेशानी ना हो. दैट्स व्हाई आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑल द lectures in Hindi language, because most of the students who are studying the English medium textbooks, so they understand the Hindi language. हिंदी तो सभी को आती है, right? So that's why I'm just teaching all these lectures from English to Hindi only. So जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.